डीएनए में अब हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जो कल बजट के शोरगुल में कहीं खो गई थी, इसके बारे में चर्चा नहीं हुई थी। और वो खबर ये है कि कानपुर में एक निर्माणाधीन इमारत के गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। सुनने में आपको एक छोटी सी खबर लग सकती है। हो सकता है कि आज के अखबार में अंदर के किसी पन्ने पर आपने ये खबर पढ़ी भी हो, लेकिन ये खबर सुनने में जितनी छोटी लग रही है उतनी है नहीं। इसलिए आप इस खबर को कोई छोटी खबर समझने की भूल ना करें, क्योंकि इस खबर का दायरा बहुत बड़ा है। कानपुर में जो कुछ हुआ वो हमारे देश के हर छोटे बड़े शहर में अक्सर होता रहता है। भ्रष्टाचार और राजनीति के कॉकटेल की वजह से हमारे देश में कभी फ्लाईओवर्स गिरते हैं, कभी पुरानी बिल्डिंग्स गिरती हैं, कभी पुल गिरते हैं, तो कभी नई इमारतें गिर जाती हैं। मासूम और निर्दोष लोग मारे जाते हैं और दोषी लोग बड़ी आसानी से छूट जाते हैं। आज हम देश में मौजूद भ्रष्टाचार की इन्हीं इमारतों का एक विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि कानपुर में हुआ क्या। कानपुर के जाजमऊ इलाके में कल 6 मंजिल की एक इमारत गिर गई। इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था। इमारत के अंदर करीब 50 मजदूर काम कर रहे थे और तभी अचानक पूरी की पूरी इमारत ढह गई। इस हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई और यह भी बताया जा रहा है कि कई मजदूर अब भी बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन इस खबर का एक दूसरा पहलू भी है, और दूसरा पहलू यह है कि ये बिल्डिंग अवैध रूप से बनाई जा रही थी, क्योंकि पहले इस इलाके में बिल्डिंग बनाने का नक्शा कानपुर विकास प्राधिकरण ने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद बिल्डिंग बनाई जा रही थी, बिल्डिंग का निर्माण रोका नहीं। इस इलाके में 3 मंजिल से ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाने की इजाजत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अवैध रूप से 6 मंजिल की बिल्डिंग बना ली गई। ऐसा कैसे हुआ, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए नोटों की गर्मी का इस्तेमाल किया गया होगा, और इस गर्मी से लोहे जैसे कड़े नियम मोम की तरह पिघल गए होंगे। जब नेताओं और भ्रष्ट अफसरों की साठगांठ से कोई बिल्डिंग बनती है तो फिर उसमें गरीब मजदूर ही मारे जाते हैं। इस मामले में भी एक नेता पर ही आरोप लगे हैं। इस नेता का नाम है मेहताब आलम। समाजवादी पार्टी का नेता मेहताब आलम ही इस बिल्डिंग का मालिक था। मेहताब आलम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और फिलहाल वो फरार है। इसके अलावा कानपुर विकास प्राधिकरण ने इस मामले में 5 सुपरवाइजर्स को निलंबित कर दिया है और कुछ इंजीनियर्स के खिलाफ भी जांच शुरू की है। लेकिन सवाल यह है कि ये पूरी कार्रवाई घटना के हो जाने के बाद क्यों हुई? हम हमेशा दुर्घटना होने का इंतजार क्यों करते हैं? क्या कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये अवैध बिल्डिंग पहले नजर नहीं आई थी? हमारे देश में इमारतों, पुलों और डैम्स के गिरने की घटनाएं बहुत आम हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक ऐसी घटनाओं में वर्ष 2015 में पूरे देश में 1885 लोग मारे गए थे। यानी औसतन देश में हर रोज किसी इमारत या पुल के गिरने से 5 लोग मारे जा रहे हैं। 2015 में पुल और इमारत गिरने की कुल 1830 घटनाएं हुई थी। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में हर रोज 5 इमारतें या पुल गिर जाते हैं। ऐसी घटनाएं भ्रष्टाचार की वजह से होती हैं, क्योंकि बिल्डिंग या पुल बनाने वाले ठेकेदार अपना पैसा बचाने के लिए घटिया क्वालिटी के सामान का इस्तेमाल करते हैं। बिल्डिंग की नींव मजबूती से नहीं बनाई जाती। जिस अधिकारी पर ऐसे निर्माण कार्य की जांच की जिम्मेदारी होती है, वो भी अपना कमीशन लेकर प्रोजेक्ट को पास कर देता है, जिसके बाद ऐसे हादसे होते हैं और आम लोग मारे जाते हैं। इस खबर में विश्वसनीयता के पैमानों की अगर बात करें तो मौके पर हमारा रिपोर्टर मौजूद था। यह खबर हमारे ही यानी जी मीडिया के कैमरे से शूट की गई है। इस मामले में हमारे पास कई गवाहों के बयान हैं, यानी आप इस खबर पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। अफरा तफरी, चीख पुकार, बुरी तरह से जख्मी लोग, अपनों को तलाशती आंखें और ये गिरी हुई बिल्डिंग। फायदे की राजनीति करने वाले नेताओं और भ्रष्ट अफसरों की सांठगांठ से जब कोई बिल्डिंग बनती है तो वो फिर भोले भाले मासूम मजदूरों पर ऐसे ही कहर बनकर गिर पड़ती है।
कानपुर के जाजमऊ में भ्रष्टाचार की बुनियाद पर बनी ये बिल्डिंग कल ढह गई, जिसमें कई मजदूरों की जान चली गई है। तस्वीरें बता रही हैं कि इस 6 मंजिला बिल्डिंग में किस क्वालिटी का सामान इस्तेमाल किया जा रहा था, बिल्डिंग बनाते हुए किस तरह से लापरवाही बरती जा रही थी, इसकी गवाही ये मजदूर भी दे रहा है। मसाला कौन सा लग रहा था इसमें? मसाला लग रहा है एक बोरी सीमेंट में और 8 टोकरी मोरंग 8 गिट्टी। अरे पिटिया बस है यार। कहाँ से आप लोग आए थे? कितने लोग यहाँ पे? हम श्यामनगर से आते हैं। रहने वाले कहाँ के? हम छत्तीसगढ़, सभी लोग एक साथ आया था। अलग अलग रहे। सबके बच्चे भी थे? हाँ, सबके बच्चे थे। कितने बच्चे थे? अब उसमें 2 बच्चे थे। टोटल कितने लोग थे सब मिला के? सब 100 आदमी है। 100। यह घटना बुधवार दोपहर की है, जब करीब 50 मजदूर इस बिल्डिंग में काम कर रहे थे। अचानक से यह बिल्डिंग ढह गई और कई मजदूर उसमें दब गए। तुरंत मौके पर एनडीआरएफ और फिर बाद में सेना के जवानों को बुलाया गया। कुछ मजदूर खुशकिस्मत थे कि हादसे में बच गए, लेकिन कई अभी भी इस मलबे में दबे हुए हैं। पूरी 5 टीमें एनडीआरएफ की यहाँ पर बचाव कार्य में लगी है। जहाँ ये ब्लॉक करके हम निकाल रहे हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग काफ़ी बहुमंजिली थी और इसके पैंस एक साथ दब गए हैं, तो इसलिए हम इसको कटर के चलते और कैमरा विक्टिम डिटेक्टिंग कैमरा के से हम इसको डिटेक्ट करके और सर्च ऑपरेशन जारी कर रहे हैं। और यह है वो शख्स जो इस बिल्डिंग का मालिक बताया जा रहा है। नाम है मेहताब आलम। समाजवादी पार्टी से जुड़ा है और समाजवादी पार्टी का पूर्व नगर अध्यक्ष भी है। लेकिन जब से यह हादसा हुआ है, तब से मेहताब आलम फरार है। सरियों का जाल है, स्टील के जो सरिये हैं प्लस जो कंक्रीट की स्लैब्स हैं, उनके तोड़ने की जो मेन प्रॉब्लम है, प्लस जो अंदर ही लोग ट्रैप्ड हैं, उसी की कुछ टेक्निकलिटी में डिले हो रही है। केडीए से विवरण जुटाए गए हैं और यहाँ के जो नक्शे पास करने से स्वीकृति संबंधित कोई फाइल गई होगी, डेफिनेटली उसको रिजर्व करने के लिए कहा गया है कि इसमें आगे कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल जाँच होगी। इनके जो सैंपल्स हैं जो स्लैब के और सरिये के, वो भी प्रिजर्व रखने के लिए कहा गया है। लेकिन इस दुख भरी घटना के बीच एक खुशखबरी भी आई। ये खुशी 3 साल की बच्ची लक्ष्मी को जिंदा बचाए जाने की है। करीब 15 घंटे के बाद टनों मलबे के नीचे से लक्ष्मी को जिंदा बचा लिया गया। लक्ष्मी के पिता भी एक मजदूर हैं। जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तो लक्ष्मी के पिता अपनी सांसें रोके हुए पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे। जैसे ही लक्ष्मी को निकाला गया, पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसकी हालत वो बहुत ऐसी जगह थी कि जहाँ पे इतनी छोटी बच्ची का सकुशल होना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो पूर्णतः सुरक्षित है और जब हमने हैंडओवर किया था तब तक उसकी हालत बिल्कुल बहुत अच्छी थी। भ्रष्टाचार की बुनियाद पर सिर्फ कानपुर जैसे शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी नहीं होती हैं, बल्कि दिल्ली जैसी मेगा सिटी में ऐसे हादसे होते हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एनडीएमसी की एक बिल्डिंग की छत अचानक भरभरा कर गिर पड़ी। गनीमत यह रही कि हादसा तब हुआ जब कोई बिल्डिंग के अंदर मौजूद नहीं था, लिहाजा कोई हताहत नहीं हुआ। यह दिल्ली के सबसे वेस्ट फ्लाईओवर में से एक लाजपत नगर का फ्लाईओवर है, जहां सड़क के बीचों बीच करीब 9 इंच का गैप आ गया है। यह गैप इतना ज्यादा है कि कई बार स्कूटर, बाइक और ऑटो जैसे छोटे वाहन भी इसमें फंस जाते हैं। दिल्ली के लाजपत नगर फ्लाईओवर पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सबसे ज्यादा बिजी फ्लाईओवर में गिना जाता है और आप देखिए कि इसकी क्या हालत हुई है। कितना बड़ा गैप यहाँ पर रोड के ठीक बीचों बीच में आ गया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये जो गैप है ये आखिरकार कितना बड़ा है। अब आपको आ रहा है 8 इंच से ज़्यादा का ये गैप है। कहीं कहीं पर ये गैप जो है 9 इंच का भी हो रहा है। ये देखिए आप, 9 इंच भी हो रहा है कहीं पर ये गैप, और ये नीचे भी दिखाई पड़ रहा है। यानी कि अगर कोई गाड़ी यहाँ पर फंस जाती है तो उसके लिए बहुत दिक्कत है। आप देखिए कि एक
पैर आराम से अगर यहाँ पे नीचे जो है वो चला जा सकता है, यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा हो तो वो यहाँ से नीचे भी गिर सकता है। इतना ज़बरदस्त यहाँ पर ये गैप आया हुआ है। बहुत ही रिस्की है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मेरा टायर ना फंस जाए। ये गवर्नमेंट को इसको जल्दी से जल्दी कुछ स्टेप लेके इसको इम्प्रूव करना चाहिए। कि कोई हादसा होने का सबसे ज़्यादा डर है, और जितनी गाड़ियाँ जा रही है इस फ्लाईओवर पे और ओवरलोडेड हमेशा ट्रैफिक रहता है, तो ये बहुत मतलब कोई भी हादसा हो सकता है किसी भी वक्त। यह हाल सिर्फ दिल्ली के लाजपत नगर फ्लाईओवर का नहीं है, बल्कि दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस के फ्लाईओवर में भी दरार आ गई है। सड़क पर चलने वाले लोगों को यह दरार न दिखे, इसलिए इसे कपड़े से ढक दिया गया है और लोहे के पाइप लगाकर फ्लाईओवर को खिसकने से बचाया जा रहा है। जो फ्लाईओवर है उसमें भी दरार आ चुकी है। आप देखिए कि बीचों बीच में ये दरार है और उसको किसी तरह से लोहे के पाइप लगा करके रोका गया है। यहाँ पर आप देखिए कि इसको पूरी तरह से ढक दिया गया है। हालांकि इसको अभी रिपेयर नहीं किया गया है, लेकिन पूरी तरह से ढक दिया गया है कि ताकि इसे लोग देखें नहीं। तो हमारे हिंदुस्तान में खास क्या है, प्लानिंग बनती है एसी कमरे में बैठ के, एग्जीक्यूशन कोई और करता है, एग्जीक्यूशन की प्लानिंग इम्प्लीमेंट कोई और करता है, बनाता ठेकेदार है, बिल कोई और पास करता है। तो 50% जो हमारा एक्सपेंडिचर है प्रोजेक्ट के ऊपर, या तो रिश्वत में चला जाता है या कमीशन में चला जाता है। क्वालिटी पे किसी का कोई चेक नहीं है। अगर हम इनका ये एक्सक्यूज़ मान लें कि ठंड की वजह से कॉन्ट्रैक्शन और वो एक्सपेंशन हो जाती गर्मी में, तो ये जॉइंट्स निकल गए, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी वाली स्टेटमेंट कोई नहीं हो सकती। अगर मैं इनकी स्टेटमेंट पे विश्वास करूं तो यूएस, कनाडा, यूरोप में कोई भी सड़क नहीं होगी, कोई भी फ्लाईओवर नहीं होगा जहां एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। ऐसा लगता है कि दिल्ली में किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है। फ्लाईओवर और बिल्डिंग गिरने के हादसे हिंदुस्तान में आम हो चुके हैं। पिछले वर्ष कोलकाता में फ्लाईओवर गिरा था, जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी ऐसे हादसे रुक नहीं रहे और ना ही हमारा सिस्टम ऐसे हादसे रोकने के लिए कोई सख्त कदम उठा रहा है। दिल्ली से अश्विनी गुप्ता और कानपुर से मोहम्मद उजैर के साथ आनंद अग्रवाल, जी मीडिया। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। हादसे के लिए पहली जिम्मेदारी बनती है मेहताब आलम की। मेहताब आलम ही इस बिल्डिंग का मालिक था। समाजवादी पार्टी का नेता मेहताब आलम हादसे के बाद से फरार है। यहां काम कर रहे मजदूरों के मुताबिक बिल्डिंग के निर्माण में लापरवाही बरती जा रही थी, इसलिए इस हादसे की पहली जिम्मेदारी मेहताब आलम की है। दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी केडीए की। कानपुर शहर में हर निर्माण के लिए केडीए ही जिम्मेदार है। हालांकि इस बिल्डिंग का नक्शा केडीए ने पास नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद यहां कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इसलिए यह देखना भी केडीए का ही काम है कि जिस बिल्डिंग को उन्होंने पास नहीं किया वो वहां पर बन कैसे रही है। जाहिर तौर पर लापरवाही और जिम्मेदारी की इस चेन में केडीए भी फंसती है। इस मामले में जिम्मेदारी उन इंजीनियर्स की भी बनती है जो पूरे शहर में यह देखते हैं कि कहीं अवैध रूप से कोई निर्माण कार्य तो नहीं हो रहा। यहां आपको बता दें कि कानपुर विकास प्राधिकरण के नियमों के मुताबिक जिस इलाके में 30 फुट की सड़क होती है वहां 5 मंजिला इमारत बनाने की इजाजत है, और जिस इलाके में 18 फुट चौड़ी सड़क होती है वहां 3 मंजिल से ऊपर की बिल्डिंग बनाने की इजाजत नहीं है। इस इलाके में सड़क 18 फीट से भी कम चौड़ी है, लेकिन इसके बावजूद 6 मंजिला इमारत यहां पर बना दी गई। इस मामले में हर नियम को तोड़ा गया। जाहिर है कि ऐसे अधिकारियों की सांठगांठ के बिना यह काम नहीं हुआ होगा। जिम्मेदारी की चेन उत्तर प्रदेश सरकार के हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट तक भी जाती है, क्योंकि इसी विभाग के तहत शहरों के तमाम विकास प्राधिकरण काम करते हैं। लेकिन इन सब के अलावा जिम्मेदारी उन लोगों की भी बनती है जो इस इलाके में रहते थे, अड़ोस पड़ोस में रहते थे, जो दिन रात आते जाते इस बिल्डिंग के निर्माण कार्य को होते हुए देख रहे थे, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कोई आवाज नहीं उठाई, उन्होंने इस बिल्डिंग की शिकायत नहीं की। और आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके इलाके में ऐसी कोई भी गतिविधि होती है जो कि गैर कानूनी है, जहां पर कानून को तोड़ा जा रहा है, आप चुप मत बैठिए, आप उसकी तस्वीर खींचिए, उसका वीडियो बनाइए और सही लोगों तक, सरकार तक, सिस्टम तक उस खबर को पहुंचाइए। कम से कम आप अपना इतना फर्ज तो निभा ही सकते हैं।
हमारे देश में इमारतें और पुल अक्सर गिरते रहते हैं, लेकिन अब तक किसी भी मामले में इतनी सख्त कार्रवाई नहीं हुई है कि लापरवाही और भ्रष्टाचार रुक सके और ऐसा करने वाले लोगों को किसी भी तरह का कोई डर रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा सिस्टम और सरकार हमेशा ऐसी दुर्घटना का पहले इंतजार करते हैं, फिर दुर्घटना को होने देते हैं और फिर उसके बाद उसकी जांच बैठाते हैं और फिर से जांच के बाद अगली दुर्घटना का इंतजार करते हैं। किसी ने सही कहा है कि कमजोर कानून कभी भी मजबूत न्याय व्यवस्था की नींव नहीं बन पाते, और ये बात इस मामले पर बिल्कुल फिट बैठती है। हमारे देश में कानून तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन्हें लागू करने वाला कोई नहीं। हमारे देश का सिस्टम कानून तोड़ने वालों के प्रति बहुत सहनशील है और यही आदत हमारे देश को आगे नहीं बढ़ने दे रही। हमारे देश की सरकारें और नेता कानून बनाकर छोड़ देते हैं। उन्हें नए नए कानून बनाने का शौक है, लेकिन वो कभी भी ये नहीं देखते कि इन कानूनों को लागू कैसे किया जाएगा, ये कानून लागू भी हो रहे हैं या फिर नहीं।